स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल डार्क यूपीएससी पे। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सीसेट एनालिसिस सीरीज का चौथा वीडियो। पिछले 3 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक के मैथ्स के सारे क्वेश्चन कर सॉल्व कर लिया है। अब इस चौथे वीडियो में हम 40 के बाद के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ट्राई करेंगे कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? ये कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के 42 भी कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशंस के लिए हम अलग से सीरीज लाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी मैं पहले मैथ्स के क्वेश्चंस को टच कर रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग। 43 क्या है? 43 भी ये कॉम्प्रिहेंशन है। 44 कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 अब देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन द नंबरिंग अ 260 पेज बुक? मतलब आपके पास एक बुक है, तो बुक की नंबरिंग कैसे स्टार्ट होती है? 1 2 3 ऐसे पेज पे नंबरिंग होती है ना। तो 260 पेज है, तो टोटल नंबर कितने होंगे? 260। अब इसमें पूछा गया है कि कितने फाइव्स, फाइव, पाँच, कितने फाइव यूज होंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्टली, और दूसरी बात ये कि आपको इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं कि 1 से 10 के बीच में कितने पाँच हैं, या 1 से 100 के बीच में कितना पाँच आएगा, कितनी बार पाँच आएगा। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंड्स में हो जाएगा, 2 सेकंड 4 सेकंड में। पर अगर ये बात आपको नहीं पता है तो थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड। ठीक है, तो मैं पहले उस अप्रोच को करता हूँ जिसमें आपको मान लो कुछ पता नहीं है। ठीक है, अप्रोच 1। तो इस अप्रोच में आप देखो, सिंपल देखो, एक से आपको 260 तक जाना है। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम 3 डिजिट होंगे। ठीक है, 3 डिजिट होंगे, करेक्ट। तो 5 यूनिट डिजिट पे आएगा, कुछ टेंस डिजिट पे आएगा, कुछ हंड्रेड्स डिजिट, मतलब तीसरे डिजिट पे आएगा। तीसरे डिजिट पे तो 5 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, मतलब क्योंकि बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा? 260, करेक्ट। 260 में तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, 500 से ही स्टार्ट होगा 5 आना ना तीसरे डिजिट पे। तो ये तो यूजलेस है। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पे देखना 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो 1 से 10 के बीच में 5 कितनी बार आता है? एक बार, वही 5। फिर 11 से 20 के बीच में 5 यूनिट डिजिट पे एक बार आता है, 15, 25, 35। ऐसे यूनिट डिजिट पे सिर्फ देखो, यूनिट डिजिट पे हर 10 में, हर 10 में कितनी बार आता है? एक बार। ठीक है, तो टोटल 260 पेज तक जाना है, 260 पेज तक। तो 5 कितनी बार आएगा? अगर 10 में एक आता है, 260 में 26 बार आएगा, सीधी बात। ठीक है, अब और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना यूनिट डिजिट को लाने के लिए। यूनिट डिजिट में हर 10 में एक बार आ रहा है, तो 260 में 26 बार आएगा। अब देख लेते हैं टेंस डिजिट पे कहाँ कहाँ 5 आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, एक 50 के आसपास आएगा ना, 50 से लेके 59 तक, 10 बार 5 यहाँ आ गया। फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा 150 से लेके 159 तक, और सेम पैटर्न रिपीट होगा 250 से लेके 259 तक। तो मतलब 10 10 10 खत्म। आपके पास टेंस डिजिट पे, मतलब दूसरे डिजिट के लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 30 बारी यहाँ पे और 26 बारी यहाँ पे, टोटल 56 बारी आने वाला है आंसर, जो कि इसका करेक्ट आंसर कितना है? 56। हो गया क्वेश्चन, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हंड्रेड्स डिजिट पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वो तो 500 से अगर ऊपर नंबर होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 होता, तो आपको थर्ड डिजिट पे 5 मिलता, पर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 में एक आपको सीरीज दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज के फर्स्ट 28 टर्म्स, मतलब पहले 28 जो टर्म्स बनेंगे, उनका सम बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि या तो आपको पूरा सीरीज पता हो तभी तो आप सम कर पाओगे, या फिर आपको सीरीज से पैटर्न समझ में आ जाएगा, सीरीज का पैटर्न क्या है, ताकि आप पूरा सीरीज निकाल सको। ठीक है, तो हम देखते हैं ये सीरीज है क्या। ये सीरीज है 1
1,2, 1,3,2, 1,4,3,2, 1,5,4,3,2। ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये सब सीरीज दिखने लगेगी कि वन बार बार यहाँ से रिपीट होते जा रहा है ना। मतलब मानता हूँ अगर मैं वन से नई सीरीज शुरू होती है तो ये एक सीरीज हुई, फिर 1 2 एक दूसरा दूसरा सीरीज, 1 3 2 एक तीसरा सीरीज, 1 4 3 2 एक चौथा सीरीज, 1 5 4 3 2 एक पांचवा सीरीज। तो एक्चुअली सीरीज ऐसे बन रहा है, देखो। ग्रुपिंग देख लो, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनते जा रहा है ना। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, फर्स्ट ग्रुप में एक, सेकंड ग्रुप में क्या है, एक और दो, थर्ड ग्रुप में क्या है, एक, थर्ड ग्रुप है तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, थ्री, फिर टू, जो बचा हुआ नंबर। एक्चुअली सीरीज ऐसे ही बन रही है। फोर्थ क्या होगा, पहले वन से स्टार्ट होगा, फिर लार्जेस्ट नंबर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, एक, फिर लार्जेस्ट नंबर फाइव, फिर घटते हुए फोर, थ्री, टू। देखो ये पांचवी सीरीज है। तो एक्चुअली इस तरह से सीरीज बनेगी तो आपको पहले शुरुआती 28 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है। तो आप देख लो ना कितने कितने कितनी ऐसे ग्रुपिंग्स बनेंगे। ठीक है, एक ग्रुपिंग में यहाँ पे कितना नंबर है, एक, फिर यहाँ पे हुआ होगा दो, फिर यहाँ पे होगा तीन, यहाँ पे कितने हैं चार, यहाँ पे कितने हैं पाँच। तो मतलब कितना हुआ, दो एक तीन, तीन तीन छः चार दस पाँच, दो एक तीन, तीन तीन छः चार दस पाँच, 15। ठीक है। अब देखता हूँ अगला वाला ग्रुपिंग। ठीक है। अब अगली वाली ग्रुपिंग कैसे बनेगी, अगली वाली ग्रुपिंग आपकी बनेगी एक, बड़ा वाला नंबर छः, फिर घटते हुए 5 4 3 2। इसमें कितने नंबर आए, छः नंबर आए ना। तो कितना हो गया, एक दो तीन, तीन तीन छः चार दस पाँच 15 6 21। सातवां ग्रुप देखता हूँ मैं। सातवां ग्रुप क्या होगा, एक, फिर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर घटते हुए क्रम में, छः पाँच चार तीन दो। ऐसे ही तो आपकी पूरी सीरीज बनती चली जाएगी। पहले एक लिखा हुआ है, फिर एक दो, फिर एक तीन दो, फिर एक चार तीन दो, फिर एक पाँच चार तीन दो, उसके आगे आएगा एक छः पाँच चार तीन दो, फिर आएगा एक सात छः पाँच चार तीन दो। ऐसे आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है। तो आपको बेसिकली सम निकालना है। आपको क्या करना है, सम निकालना है सारे नंबर का ना। मतलब ऐसे ऐसे ये सम होते आएगा सम। हाँ, ये टोटल सम आपको बताना है कितना होगा। क्योंकि आप देखो ये हो गए पहले 28 टर्म्स। आप देख लो, एक दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार 10, पाँच 15, छः 21, सात 28। तो मुझे टोटल इतने का ही सम निकालना है। ठीक है। अब आप सम जैसे निकाल पाओ, आपके पास जो भी क्विकेस्ट मेथड है सम निकाल पाओ। मैं तो यहाँ एक पैटर्न देख रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है एक, यहाँ एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। करेक्ट, ये आपको पैटर्न दिख गया ना। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, पहले एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, उनके जोड़ का फॉर्मूला ये होता है। हम वो डायरेक्टली यूज कर लेंगे। देख लो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एक है। तो एक गुणे दो बटे दो कितना आएगा, एक, प्लस ये देखो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दो, तो दो गुणे तीन बटे दो कितना आएगा, तीन। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, तीन, एन इंटू एन प्लस वन, तीन गुणे चार बटे दो कितना होगा, छः। ऐसे यहाँ पे क्या होगी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी, फोर, फोर इंटू फाइव बाई टू कितना, 10। यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू फाइव, फाइव इंटू सिक्स बाई टू कितना, 15। अगला क्या होगा, छः, छः गुणे सात बटे दो मतलब 21। अगला क्या होगा, 28। आप इनका सम कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा टोटल। तो एक प्लस तीन चार, छः चार दस, दस दस बीस, दस तीस पाँच 35, 45 55 एक 56,
56, 66, 76 और 8, 84। 84 इज द आंसर। बस खत्म। आपने सीरीज निकाली और उसको सम कर गए आप। बस ये रहा आपका आंसर। हो गया क्वेश्चन ये। अब देखो ये सब क्वेश्चंस कितने इजी हैं। आपको दिख रहा होगा ना शुरुआती क्वेश्चंस में कितना कुछ फॉर्मूला लगता था, क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन, थोड़ी क्वेश्चंस टफ थे। लेकिन अगर हम उसी क्वेश्चंस में उलझ जाएं, अगर पेपर के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो आने के बाद इंसान सब कुछ ही क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चंस उतने टफ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओ। बेसिक्स लेवल की मैथ्स है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ना ही कुछ ऐसे नया टफ सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन टफ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप सिलेक्टिव होगे तो आप यहाँ तक पहुँचोगे और आप देखोगे क्वेश्चंस कितने इजी इजी बनते हैं लास्ट में। ठीक है, तो सीसैट के पेपर में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 47। इसमें क्या कहता है कि अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल्स पी क्यू आर। ठीक है, ओके, इन दोनों का कॉस्ट है 3300। ओके, मतलब इन दोनों के कॉस्ट को मैं जोड़ूंगा कितना आएगा, 3330। ठीक है, 3330 ये मिल गया। अब अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर। जो पी की कॉस्ट है वो आर के कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, मोर देन आर एंड आर कॉस्ट इज 20% मोर देन पी क्यू, मोर देन क्यू। सो जो क्यू का प्राइस है उससे आर की वैल्यू 20% ज़्यादा है। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी, पी का कॉस्ट बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कितनी बारी किया है, कितनी बारी किया है, आप ध्यान दो ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे जहाँ पे हम पी क्यू एक्स मान के करते थे, सिंपल सा मान लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई ना, सबसे छोटी वैल्यू है, तो मान लेता हूँ मैं कि क्यू का दाम है एक्स रुपए, तो आर का दाम क्या होगा, क्यू के दाम से, क्यू के प्राइस से 20% एक्स्ट्रा, मतलब 120%। तो एक्स का 120/100 बट बनेगा आपका 6x/5, ये आपका दाम है आर का। अब पी का दाम क्या होगा, इसका 125%, 6x/5 का 120/100, ये कितना होगा, 5/4, मतलब 3/2, 3x/2। ये आपका प्राइस हो गया किसका, पी का। तो अब आपको दिया हुआ है पी का प्राइस, क्यू का प्राइस और आर का प्राइस। ठीक है, ये तीनों आपका कितना है, इतने के बराबर है। कर लेता हूँ सम, हो गया नीचे कितना 10, ये कितना हुआ 5, तो यहाँ 15, ये कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 10x करेक्ट, और ये कितना हुआ 2, 12। मतलब अब x बराबर कितना होगा, बटे 15, 10, 25, 10, 35, 37। ठीक है, और मुझे x का वैल्यू नहीं निकालना है। यहाँ पे आप देखो प्राइस किसका पूछा है, कॉस्ट ऑफ p का वैल्यू कितना होगा 3x/2। तो मैं 3x/2 ही निकालता हूँ ना, दोनों साइड 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया कितना 3x/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप 3/2, मतलब ये दोनों बराबर है। अब आपको यहाँ से ये जो आंसर आएगा इतने का, वही आपका वैल्यू होगा किसका, p का प्राइस होगा। देख लेते हैं। तो मुझे लगता है ये नंबर 37 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज आंसर, अदरवाइज चाहे मेरा सोल्यूशन गलत है। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि जो ऑप्शंस है वो कंप्लीट नंबर, होल नंबर है, तो ये इसको डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले तो छोटा कर लेता हूँ इसको, 2 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 1, 13 मतलब 6, फिर 6, फिर 5, 1 0। ठीक है, अब 37 से ट्राई करते हैं। 37 से कितनी बार आएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 4 बार जाएगा तो कितना होगा, 120, 28, कितना हो गया 148। 148 हो गया तो आपके पास कितना शेष बचा, 48 और 66 मतलब कि 50 और 16, 18। तो अब अगला नंबर कितना बनेगा 185। 185 37 से भाग देंगे हो जाएगा क्या, हाँ 5 बारी।
3 पचे 50, 7 पचे 35, 450। ये देखो, मतलब 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, मतलब 1350। 1350 आपका आंसर होना चाहिए। हाँ ये रहा ना, ये देखो। बस कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं यार, मतलब आप देखो, क्यू की वैल्यू माना एक्स, क्यू की प्राइस, पी की प्राइस कितना होगा उसका 120%, 120/100, 6x/5। अब यहाँ से इसका 25% ज़्यादा है, तो इसका 125/10, 125/100 आ गया 3x/2। अब आप तीनों का सम कर लो, ये किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली, मुझे चाहिए 3x/2। मैंने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 3x/2 से और सॉल्व कर दिया, आ गया मेरे पास आंसर 1350, खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है। इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, एक दो डिजिट, दो अंक का नंबर है, ठीक है, इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, अच्छा, तो दो टू डिजिट नंबर्स हैं ए बी और सी डी, और उनको हम जोड़ रहे हैं, तो हमें एक 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना जिस क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला लगेगा, जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका फिक्स मेथड है कि किसका कितना परसेंट कैसे कैसे। पर क्वेश्चन नंबर जो 48 है ना, ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस के साथ डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम इस 3-4 साल के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो ये चीज़ आप में डेवलप होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि दो दो डिजिट का एक नंबर है ए बी और दूसरा नंबर सी डी, इनको हम जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलता है 1 CE। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपसे पूछता है कि वेयर आर द ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 3, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, ऐसे कुछ हो सकता है, पर ए बी सी डी ई सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा क्या, ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मुझे ए की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन का। तो ये सब क्वेश्चन आप ना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे खुद से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है इन सब क्वेश्चंस में। तो एक तो यहाँ हो गया, वन आपको दिया हुआ, दिस इज वन। अब आप बी और डी और ई, ये तीनों अलग अलग नंबर्स, इसमें आप रिलेशन कैसे निकाल पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना यार। आप सोचो, बी डी दो अलग अलग नंबर है, उसमें ई एक तीसरा नंबर आ गया, अब उसका रिलेशनशिप आप कैसे निकालोगे, कोई तरीका नहीं है। पर आप यहाँ देखो, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ से कुछ आप कुछ आइडिया लगा सकते हो। वो आइडिया क्या लगा सकते हो, मतलब देखो, मान लेता हूँ, जैसे आप ध्यान देना, जैसे सी की वैल्यू मान लो एक्स है। ठीक है, इसमें से मैं कुछ नंबर जोड़ूंगा, कुछ एक नंबर जोड़ूंगा जो इसको क्या बना देगा, 1x बना देगा। जैसे आप एग्जाम्पल के टाइप में देखो, जैसे मान लो सी की वैल्यू अगर 5 होती, ठीक है, 5 में मैं कुछ जोड़ूंगा, ठीक है, वो कितना बन जाएगा, 15, 15 बनना चाहिए ना, क्योंकि x यहाँ पे जो c है वो c यहीं पे है। ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है कि मेरा 15 बन जाए, मतलब एक तो यहाँ पे है ही है, फिर वही नंबर आ रहा है जो यहाँ पे था, वही नंबर आ रहा है, जो अगर 5 यहाँ पे था 5 यहीं पे आ रहा है। ठीक है, अगर 5 यहाँ पे था तो 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर 4 लेते हैं, सी की वैल्यू 4 है तो 4, अब 4 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 14 बन जाए। देख रहे हो, आप कुछ भी रख के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सी में कुछ मैं जोड़ूं जिससे वो क्या हो जाए, 1c हो जाए। वो क्या पॉसिबिलिटी है, सी में 10 जोड़ना पड़ेगा ना, सी में 10 जोड़ोगे आप तो 1c हो जाएगा, सी में आप 10 जोड़ोगे तो 1c हो जाएगा। अब सी मुझे पता नहीं क्या है, पर ए को ओवरऑल 10 होना है, तभी तो 10 में कुछ वही नंबर जोड़ोगे वो उतना बराबर आ जाएगा। 10 में अगर 1 जोड़ोगे तो 11, 2 जोड़ोगे तो 12, देख रहे हो, 1 जोड़ोगे तो 11, यही वाला नंबर आया। अगर 10 में 2 जोड़ोगे क्या होगा, 12, यही वाला नंबर आया, सी वाला सी। ठीक है, 10 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 13। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब कुछ क्वेश्चन में है नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि ए को अल्टीमेटली 10 होना है। ठीक है, 10 होना है, मतलब क्योंकि 10 अगर नहीं होगा, मतलब सी में मुझे 10 ऐड करना है तभी यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, सी में मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये एक डिजिट है ना भाई, ये एक डिजिट है। अब अगर आप ध्यान दो, ये एक डिजिट है, क्या पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट है, पर मुझे इसको क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब बी और डी को मैं जोड़ूंगा तो एक हासिल आएगा, कैरी, उसको। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, एक बी और डी जोड़ूंगा तो कुछ आएगा, उसके बाद एक हासिल आएगी, उस हाँ
हासिल को, जो बैलेंस आया मुझे बैलेंस बोलते हैं या फिर कैरी बोलते हैं, ठीक है। इस कैरी को वो कितना होगा 1, इसको ऐड करेंगे आप ए में, ठीक है। वो आपका कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। 10 होगा तभी तो उसमें सी ऐड करोगे तो आपका 1 सी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हुई 9। यही मेरा आंसर है। अब किसी को ऐसे डाउट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे किसी को एक थोड़ा डाउट आ सकता है मन में कि यार आप ये क्यों बोल रहे हो कि कैरी 1 ही आएगा, कैरी 2 नहीं आ सकता क्या? तो कैरी 2 नहीं आ सकता। बी और डी क्या है, एक डिजिट है ना, 0 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में। तो अगर मानता हूँ बी और डी बड़े से बड़े ही नंबर हैं, मान लेता हूँ 9 और 8 हैं, तो कितना होगा 17। 17 में भी तो कैरी एक ही जा रहा है ना, तो कैरी 2 आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और कैरी 0 से मेरा सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि एक की वैल्यू अल्टीमेटली सी में मुझे 10 जोड़ना है। 10 जोड़ने के लिए विकल्प मेरे पास क्या है, कैरी का एक ही विकल्प है, एक। तो ए की वैल्यू क्या होगी 9। का खत्म, सवाल हो गया। तो इस सब क्वेश्चन में आप देखिए, मतलब जैसे आप ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार देखें ना, तो आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब पहले जो दिया गया उसको आप लिख लो। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ए बी प्लस सी डी को अगर आप सम करते हो तो आपको ये बनता है 1 CE, ठीक है। 1 CE आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है ना 1 CE। तो आप देखो बी डी ई सब रैंडम है, पर यहाँ सी से सी है, तो कुछ यहाँ पैटर्न मिलना चाहिए। इसे ऐसे सवाल किया करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में मिल गया कि ये सी में 10 जोड़ूंगा तभी 1 C बनेगा। तो मतलब कुछ यहाँ पे सी में कुछ मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। तो मतलब ए की वैल्यू या फिर 10 हो, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ए प्लस कैरी की वैल्यू 10 हो, ठीक है। कैरी मुझे पता है मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, खत्म। क्योंकि कैरी के पास पॉसिबिलिटी क्या है, मेरी कैरी, मेरा हासिल, मेरा बैलेंस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। आप 0 लोगे तो ए 10 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको बैलेंस 1 लेना पड़ेगा, 1 ले लिए तो आपको ए की वैल्यू मिल गई 9। देखो इस क्वेश्चन में इसीलिए आपको ए की वैल्यू पूछा है, बी डी ई की वैल्यू नहीं पूछा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। बस, खत्म। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, नहीं आपको करने में सिर्फ कितने 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे एग्जाम में करने में, पर ये सब क्वेश्चन अगर स्टार्ट के चक्कर में मिस होते हैं तो आपका लॉस है ना इसमें। Three numbers x y g are selected from the set of the first seven natural number। फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नेचुरल नंबर हैं। इनमें से मैं क्या करता हूँ कि 3 नंबर चुनता हूँ जिनके बीच में ये कंडीशन है x 2 y 3 z, ठीक है। ये 3 नंबर आपके पास है, एक्स वाई जेड, और तीनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। और उनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा क्वेश्चन मिले ना आप, ऐसे रिलेशन। तो पहले x की वैल्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि x के लिए हम सोच सकते हैं ना, पहले x सबसे बड़ा मान लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या, मान लेता हूँ मैं x की वैल्यू 7 है। अब x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये रिलेशन है ना। तो y की वैल्यू कम होगी किससे, x/2 से, ठीक है। y की वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए, y इज लेस देन x/2। एक चीज समझ में आ गई। तो x/2 क्या है, x7 है, x/2 क्या होगा 3.5। 3.5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है 3। तो अब आपको y के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, आप 3 लो, 2 लो, 1 लो, ये 3 पॉसिबिलिटी है y के लिए, ठीक है। अब मैं अगला चीज देखता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे आप देख लो, आप पहले मैंने x को माना 7, पहली चीज, पहले माना मैंने x को 7। तो y को मुझे समझ में आया कि y जो होगा वो 7/2 से कम होगा, छोटा होगा। 7/2 मतलब 3.5 से छोटा नेचुरल नंबर। क्या पॉसिबिलिटी है, 3 2 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, अब ये भी तो रिलेशन आपके पास है, y का वैल्यू 3 होगा तो z की वैल्यू कितनी होगी 2 × 3/3 से छोटा होगा z, मतलब z की वैल्यू छोटी होगी 2 से, करेक्ट। z की वैल्यू छोटी होगी 2 से, आप देखो ये साइन, ये सवाल को y की वैल्यू 3 रख लो, 3 दूनी 6, 6/3 मतलब 2। तो z की वैल्यू छोटी होगी 2 से, 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है 1। हो गई सवाल ये, एक आपको मिल गया, एक ट्रिपलेट डन, ठीक है। मैं दूसरा देखता हूँ अब।
दूसरा क्या है कि अब 7 से छोटा मेरे पास क्या था, 2 था। ठीक है, y की वैल्यू 2 है। अगर y की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 गुणे y की वैल्यू 2/3, इससे छोटा होगा z, मतलब 4/3 से छोटा होगा z, मतलब z की वैल्यू छोटा होगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.3 समथिंग, इससे छोटा होना चाहिए z, इससे छोटा 1.3 से छोटा z की वैल्यू क्या होगी, कोई नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। बस ये भी आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लो ना आराम से, ये आपको मिल जाएगा। अब तो अब देखो, अब मैं पॉसिबिलिटी लेता हूँ, मान लेते हैं y की वैल्यू 1 है। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो z की वैल्यू क्या होगी, 2 × 1/3। z इससे छोटा होगा, किससे, z को छोटा होना पड़ेगा 0.6 से, और 0.6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ से 2 मिला। अब आप रख लो x की जगह 6। ठीक है, अब मैं x की जगह 6 रखता हूँ। x की जगह 6 रखूंगा तो y की वैल्यू कितने से छोटी होगी, x/2 से छोटी होगी, मतलब x/2 कितना है, 3 से छोटी होनी चाहिए, तो या फिर 2 होगी या फिर 1 होगी। 1 के लिए तो मैं देख रहा यहीं से नहीं पॉसिबल हो पाया, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 2 के लिए एक पॉसिबिलिटी है। अब y की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू 1 होगी, अभी मैंने ऑलरेडी निकाला, जब y की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू 1 है, ये आ गया यहाँ पे। अब देखता हूँ x की वैल्यू 5 रख के देखता हूँ, x की वैल्यू 5 रखूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू 2.5 से कम होनी चाहिए, नेचुरल नंबर 2.5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 2 है, और 1 है, 1 के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 के लिए क्या मिलता है, 1 मिलता है, अभी आपने निकाला वही सेम चीज़ ना, 2i 3z वाला रिलेशनशिप, जो ये रिलेशनशिप यहीं आया था, सेम वो चीज़ यहीं पे आएगा। ठीक है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अब मेरे पास बचा 4 लेके देखता हूँ, अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हो तो y की वैल्यू 4/2, मतलब 2 से छोटा जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1। ठीक है, और 1 के लिए कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, तो मतलब ये भी सही नहीं आएगा। तो अपने पास क्या ट्रिपलेट मिला, एक ये ट्रिपलेट मिला 731, दूसरा ट्रिपलेट क्या मिला 721, ये 2 ट्रिपलेट हुआ आपका। तीसरा ट्रिपलेट क्या मिला आपको 621, चौथा ट्रिपलेट क्या मिला 521, ये 4 ट्रिपलेट मिला। बस खत्म। देखो ये क्वेश्चंस करने का सिस्टमेटिक तरीका है, अगर आप ऐसे प्रोग्रेस नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर ये है, पहले लार्जेस्ट वाला नंबर कर लो, फिर उससे अपना, क्योंकि उसमें आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, 7 6 5 तक गए, उससे ज़्यादा मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 है तो y की वैल्यू क्या होगी, आप वहाँ देख लो, बस ये मिल जाएगा। अगर आप पैटर्न ऐसे फॉलो करोगे ना तो एनालिसिस बहुत ईजी है, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एग्जाम में भी आप इसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। और दूसरा चीज़ कि आप ऐसे मिस नहीं करोगे, कि आपको जैसे डाउट नहीं आएगा कि कहीं 3 तो नहीं है, कहीं 5 तो नहीं है। ठीक है, आपको ये मिल गया। चलो, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, ओके, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल, ओके, 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज, O for orange, M for mangoes and F for apple, 8 एप्पल इज इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब 2 इंटू क्या दिया है, 2 इंटू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, ओके, 2 मैंगोज, 2m एंड प्लस 5 एप्पल, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 ऑरेंज, 3 मैंगो, 4 एप्पल। ठीक है, इस ये किसके बराबर है, 1 ऑरेंज, 2 मैंगो और 5 एप्पल के बराबर है। या फिर यूं कहूँ तो मैं इस इक्वेशन को इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1 ऑरेंज, 1 मैंगो, 1 एप्पल के बराबर में है। आप देख लो, ये सॉल्व करके देख लो, 2 में से 1 ऑरेंज का 1 ऑरेंज, 3 मैंगो में से 2 मैंगो गया 1 मैंगो, और 5 एप्पल में से 1 एप्पल गया 4 एप्पल। ठीक है, एक इक्वेशन ये आपको मिल गया। अब आपको क्या हुआ कि आपको ये दिया था, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, और उसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट मैं देखता हूँ, पहला स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, मतलब 3O, 5 मैंगोज, 5M, 9 एप्पल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, ओके, 4 ऑरेंज, 6 मैंगोज और 8 एप्पल।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो 3 एप्पल को इधर लेके आओ, तो इधर क्या होगा, 3 ऑरेंज को इधर लेके आओ, एक ऑरेंज, और 5 ऑरेंज में से एक ऑरेंज इधर लेके आ जाओ, तो कितना होगा, सॉरी 5 मैंगो को इधर लेके आओ, एक मैंगो, और इसको इधर लेके आओ, तो कितना होगा, एक। तो एक एप्पल बराबर, फिर मिल गया ऑरेंज प्लस मैंगो। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया ना, क्योंकि जो पहला इन्होंने दिया है, जो पहला ये दिया है, जो पहला ये स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से एक ऑरेंज और एक मैंगो का दाम एक एप्पल है। वही चीज़ तो मुझे यहाँ पे भी मिली। जो दूसरा जो जो स्टेटमेंट है, अभी स्टेटमेंट में ये पहला इन्फॉर्मेशन थी आपको, ठीक है। अब उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट चेक किया उनके हिसाब से, 3 ऑरेंज 5 मैंगो 9 एप्पल, 4 ऑरेंज 6 मैंगो 8 एप्पल। इसको सॉल्व किया, आपको मिला एक एप्पल बराबर एक ऑरेंज और एक मैंगो, जो कि इंफॉर्मेशन के द्वारा मुझे मिला था। तो ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर रहा है, तो ये तो बात सही हो गई। अब दूसरा पॉइंट है कि द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एप्पल। ये तो मैंने सॉल्व करके देख ही लिया, ये तो आ ही रहा इक्वेशन, तो ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन लिखना है, फटाफट सॉल्व कर देना है। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं। 51 कॉम्प्रीहेंशन, 52, वेर इज 52, okay, 52 is also comprehension, then 53 is comprehension, 54 is a math question. Let's do it. So 52 में क्या बोल रहा है आपको कि 32 के पावर 5 है, 27 के पावर, सॉरी 2 के पावर 27 है, ठीक, ठीक है, 2 के पावर 27 है। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई विच नंबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको मिला एग्जाम में, तो आप देखोगे ना, मतलब ऐसे नहीं कि आपको कुछ नंबर दे के आपको रैंडमली कुछ भी पूछ देगा। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा ना, तो उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा, जिसे आप करोगे ना तो आपको आंसर्स मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, पहले तो सबको 2 के बेस पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 टू द पावर 32 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 होल के पावर 5 प्लस 2 के पावर 27। अब एक ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, ये कितना होता है, ए पावर एम एन, बेसिक मैथ्स। तो कितना होगा, 2 टू द पावर 25 प्लस 2 टू द पावर 27, और 2 टू द पावर 25 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये 1 टू द पावर 2, करेक्ट। 1 प्लस 2 टू द पावर 2, ये कितना हो गया 25 इंटू, दो दूनी 4 एक 5। और अब मैं देखता हूँ ये किससे किससे इसको डिवाइड करना है, किससे, ये किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है क्या, 3 से पता नहीं, मतलब मुश्किल है। 2 4, चूंकि 2 के पावर 25 है ना, तो पता नहीं, देखता हूँ। पर ये चीज़ मुझे 5 मिली ना एक, इससे आप एक चीज़ आप देख सकते हो, देखो कैसे। आप यहाँ देखो ना, आपको ये मिला, तो आप ऐसे कर दो ना, 2 टू द पावर 24 लिख दो, और एक 2 ले लो यहाँ से, ठीक, 2 पावर 1 मतलब 2, और एक यहाँ से 5 ले लो। अब ये क्या होगा, 2 पावर 24 इंटू 10। अब आपके ऑप्शन में एक 10 है, तो इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ना, कट जाएगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया ना, क्योंकि 2 टू द पावर 24 आपको कोसेंट मिल जाएगा। बस आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको ये दिखा, ये दिखते ही आप इसको टिक करके आगे बढ़ो। कोई जरूरत ही नहीं है परेशान होने की, 3 से 7 से 11 से कैसे होगा। देखे तो इसमें क्या था, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर क्वेश्चन दिया गया है ना, तो उसमें कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन मॉडिफिकेशन पॉसिबल होगा, जिससे आपकी लाइफ इजी बनेगी। तो मैंने क्या किया, पहले 2 के बेस पे कन्वर्ट किया, ठीक है, 2 के बेस पे कन्वर्ट किया, फिर 2 टू द पावर 25 कॉमन ले लिया, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 25 इंटू 4। अब इसमें मैंने क्या किया है, 2 टू पावर 24 अलग कर लिया, अब 2 इंटू 5 अलग कर लिया। सो ठीक है, 5 मुझे दिखा तो 2 इंटू 5 किया, 5 दिखते मुझे समझ में आ गया था कि ये इसका आंसर 10 ही होने वाला है। तो मैंने 2 अलग किया, अब ये 10 से डिवाइड कर दूंगा, कट जाएगा, 2 टू पावर 24 कोसेंट मिलेगा आपको, बस खत्म। इस सवाल में कुछ और है ही नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ मॉडिफिकेशन लिखने आना था। अगर आपको वो लिखने आ रहा है तो ये सवाल आपसे बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। और ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ आपको रैंडमली पूछा होगा। उसमें अगर कुछ पूछा गया ना, तो कुछ पैटर्न उसमें रहेगा, कुछ डिवीजन, कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तभी, ताकि उस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ।
ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है तो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 60 तक आप कम से कम निपटाने का ट्राई करते हैं आज, ठीक है। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई करते हैं, 60 तक जाने का। जितने मैथ के क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखता हूँ। पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पी और क्यू दोनों ग्रेटर देन जीरो है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। सेटिस्फाइंग कंडीशन वेयर पी इज लेस देन क्यू। ओके, सो क्यू इज मोर देन पी। सो क्यू बड़ा है, पी छोटा है, ठीक है। P प्लस क्यू इक्वल्स टू के, एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि P प्लस क्यू को मैं जोड़ता हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन थी पॉजिटिव इंटीजर से दोनों। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि P इज लेस देन Q, ठीक है। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू के। तीन इन्फॉर्मेशन है। अब पूछता क्या अपन से कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिससे मुझे आंसर यूनिकली ना मिल पाए। देख लेते हैं भाई। अब P प्लस क्यू की वैल्यू K है तो मैं स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। P और Q की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें P छोटी हो, तो P की सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल क्या है, एक ही पॉसिबल है ना, 1। क्योंकि जीरो ले नहीं सकते, जीरो से बड़ा पहला नंबर 1 है। अब P की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो Q की वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता, क्योंकि Q की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू Q की क्या होगी, 2 होगी। तो K कितना बनेगा, K बनेगा 3। तो अगर मुझे K की वैल्यू 3 मिलती है तो मैं पता कर लूंगा P और Q क्या है, ठीक है। तो 3 तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब आगे मैं देखता हूँ, क्या 4 हो सकता है क्या। तो अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको एक तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले छोटी नंबर लिया मैंने, पी के लिए 1 लिया तो मुझे क्यू अपने आप दिख गया। क्यू के लिए मुझे 2 लेना पड़ेगा, हाँ, तो 3 आएगा, ठीक है। तो के के लिए 3 पे काम ये बन गया। अब अगर के की वैल्यू अगर 4 होगी, के की वैल्यू अगर 4 होगी, क्या मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूंगा, देखता हूँ। 4 को मैं सम के फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे सम कर सकते हैं 4 को, दो नंबर का सम करके 4 आए तो 1 और 3 एक पॉसिबिलिटी है, 2 एंड 2 एक पॉसिबिलिटी है, 3 प्लस 1 एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यही तीनों पॉसिबिलिटी है। अगर इधर मैं p मानता हूँ, इधर मैं q मानता हूँ, ये तीनों p है, ये तीनों q है, ठीक है। तो p क्या है, छोटा है q से ना, तो इक्वल टू, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p इधर बड़ा हो गया q से ना। तो यही पॉसिबिलिटी है 1 और 3। तो अगर k की वैल्यू 4 है तो मुझे पता चल जाएगा कि p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 3 है, मतलब हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो एक बात होगी, के की 3 पे, के की 4 पे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब सबसे छोटे मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं अगला छोटा बढ़ता हूँ। अगला छोटा अपने पास क्या है, अगला छोटा अपने पास 5 है। तो मानता हूँ के की वैल्यू 5 है। अब के की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो अपने के पास पॉसिबिलिटी क्या है, 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1, ये चार पॉसिबिलिटी है 5 लाने का ना। पर ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि p बड़ा हो गया q से, जो कि होना नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है 1 4 और 2 3, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। p छोटा q बड़ा, p छोटा q बड़ा। अब तो मैं श्योरली नहीं कर पाऊंगा ना कि p की वैल्यू 1 होगी कि p की वैल्यू 2 होगी। अब तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया, चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 5 होने पे k की वैल्यू मैं नहीं बता पाता हूँ कि p और q क्या है। और ये सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि 3 और 4 के लिए तो मैं बता पा रहा था। तो बस हो गया 5, ये आंसर हो गया अपन के लिए, खत्म क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पेपर में, ठीक है, इन सब क्वेश्चन को आप उसको सही से नोट डाउन करो ना, और उसको अगर सिस्टमैटिक सोचो आप कि कहीं आपको ऑप्शन है, छोटा नंबर है, तो मैं छोटे नंबर से के की वैल्यू स्टार्ट कर दिया मैंने। देखना के 2 के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता सोल्यूशन, 3 के लिए एग्जिस्ट करता है, 4 के लिए एग्जिस्ट करता है, 5 के लिए कंफ्यूजन है। वही मेरा आंसर है। नंबर 56 में क्या है कि, अच्छा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। ये बहुत रिपीटेड पैटर्न है यूपीएससी में, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन कम फ्रॉम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। ये इंसान का घर है, ये मानता हूँ उसका घर है। 100 मीटर ही स्टार्ट किया, 100 मीटर स्ट्रेट गया, फिर यहाँ से क्या किया इसने, लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से लेफ्ट इधर 100 मीटर, फिर अब इधर जा रहा है, यहाँ से इसने क्या किया, टर्न लेफ्ट अगेन 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर लेफ्ट लेके यहाँ पे आ गया। यहाँ से इसने क्या किया, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, ये राइट 100 मीटर आ गया।
ठीक है। रीच हिज ऑफिस, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये इसका ऑफिस है और ये एक्चुअली हमारे लिए ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट। अब देखो अब जनरल डायरेक्शन कैसे होता है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। जिसको ये याद करने में कंफ्यूजन हो ना, आप जीएस प्रिपेयर कर रहे हो ना, मैप ऑफ इंडिया, बस वहाँ से आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। ये नॉर्थ साउथ सबको क्लियर होता है, वेस्ट ईस्ट में कंफ्यूजन होता है, ये मुंबई वेस्ट में होता है, कोलकाता ईस्ट में होता है। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हो जिसको ऐसे कन्फ्यूजन हो। मुझे होता है, बहुतों को नहीं होता। ठीक है, अब ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब इस वाले जो रेगुलर मैप, जो रेगुलर डायरेक्शन होता है उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से आप देखो तो ये आपका होगा नॉर्थ ईस्ट। अब एक्चुअली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन रोटेटेड है, मतलब ये रोटेट होके 180 डिग्री आ गया है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली होना चाहिए इधर इस डायरेक्शन में, पर विथ रोटेशन ये आ गए हो आप पूरा इधर। तो अब अगर ये आपका नॉर्थ ईस्ट है तो ये डायरेक्शन क्या होगा और ये डायरेक्शन क्या होगा, देखते हैं। तो ये भी तो 180 रोटेट होगा यहाँ से। ये पहले क्या था, ईस्ट, 180 रोटेट होकर ये हो गया ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, बीच के बीच का नॉर्थ ईस्ट। और ये डायरेक्शन क्या है, साउथ, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो पहले तो ऊपर ही चल रहा है वो ना, साउथ वाले डायरेक्शन में, इसका आंसर हो जाएगा साउथ। बस हो गया क्वेश्चन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता यार, मतलब अगर आपको ये डायरेक्शन सेंस पता है तो आप सिर्फ क्वेश्चन को ट्रेस करो, क्वेश्चन को फॉलो करो, कैसे वो आपको वो बोल रहा है करने को। ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये डाउट हो सकता है कि यार मैं स्ट्रेट ऊपर ही क्यों गया, अगर मान लेता हूँ मैं स्ट्रेट अगर किसी इस डायरेक्शन में जाता तो मेरा आंसर अलग आता क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी डायरेक्शन में जाके देखो। ठीक है, मैं आपको एक और डायरेक्शन करके दिखा देता हूँ कॉन्फिडेंस में करने के लिए। पर आप irrespective of whatever direction you start considering it as straight, your answer will not depend on that. Just see कि दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है, यहाँ से मैं स्ट्रेट इधर जाता हूँ इस बार 100 मीटर। यहाँ से मैं क्या लिया, लेफ्ट, कितना गया 100 मीटर अगेन। यहाँ से मैं क्या लिया, लेफ्ट 300 मीटर्स। यहाँ से मैंने क्या लिया, राइट, कितना 100 मीटर। ठीक है, और ये क्या है डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट है। ओके, अब यूजुअल डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ साउथ, ये होती है नॉर्थ ईस्ट। अब ये घूम गया इस डायरेक्शन में, मतलब कितना ये टर्न हुआ, 90 डिग्री टर्न, नॉर्थ भी 90 हो जाएगा। तो मतलब तो मतलब क्या है कि नॉर्थ पहले इधर था, अब 90 टर्न होके नॉर्थ इधर आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट में साउथ। पहले तो इसी डायरेक्शन में गया था ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, करेक्ट आंसर। बस यही है। बाकी कुछ डायरेक्शन क्वेश्चन में करना नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, अच्छा ये भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखना। अब सेम लॉजिक मैं इसमें लगाऊंगा, जो जिसको सीखना वो यहीं से सीख जाएगा। क्या कहता है, पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। अब जिस इसमें तो आसानी है ना, इसमें तो अगर इसने पहले बता दिया डायरेक्शन तो आसानी है, मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और क्या है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ये है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है, तो मैं इसने मुझे पहले ही बोल दिया कि पहले वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो मैं इधर ही आऊँगा ना, वेस्ट में इधर ही है, तो कितना आता है 100 मीटर। उसके बाद क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न के बाद यहाँ पे मैं कितना दूरी जाता हूँ, 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैं क्लॉक वाइज टर्न लेता हूँ 225 डिग्री का। अब यहाँ से मैं क्लॉक वाइज टर्न लूंगा, ध्यान देना आप लोग। क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, ये होता है क्लॉक वाइज। तो ये सामने खड़ा हूँ मैं, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा, कितना हुआ 180 डिग्री। मुझे कितना लेना है, 225, मतलब 180 प्लस कितना 45, तभी तो होगा 225। 45 मतलब क्या, 90 का आधा, मतलब ये बीचों बीच ये रहा। ये आपका मेरा 225 डिग्री का टर्न हुआ। तो मैं मतलब मैं यहाँ जा, पहले यहाँ था, यहाँ से मैं इस तरफ जा रहा था, फिर यहाँ से इस तरफ मैं घूम के इस तरफ आया, फिर यहाँ से पूरा घूम के मैं अब इस तरफ देख रहा हूँ मैं,
ये देखो इस तरफ। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, किधर मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। है क्या कोई सॉल्यूशन में, यस डी हो गया। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, कुछ इसमें अलग नहीं करना। आप वो बना लो, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे आप चल लो, फिर आप डायरेक्शन वाला मैप बना लो, बस क्वेश्चन खत्म है। अब ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58। अब ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ऐसा है कि आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इंटरप्रेट कर लोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है। इसमें क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर दो कंक्लूजन है, कभी तीन कंक्लूजन भी हो सकता है, तो आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये बताना है कि कंक्लूजन कौन कौन सा सही है, कंक्लूजन पहला सही है, कंक्लूजन दूसरा सही है, ये सब बताना होता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को। क्या है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मतलब भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, मतलब इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये स्टेटमेंट है, मतलब ये सही बात है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब दो कंक्लूजन क्या है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क, कोई गारंटी नहीं है ना, मान लेता हूँ मैं इंडिया बहुत सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, हो सकता है कि इंडिया बहुत ज्यादा मिल्क कंज्यूम भी करता हो सकता है कोई दूसरा देश हो जो इंडिया से कम मिल्क प्रोड्यूस करता है पर उसकी पॉपुलेशन कम है, वो बहुत कम कंज्यूम करता है, तो वो एक्सपोर्ट करेगा, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वो बन सकता है। ये तो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, श्योर नहीं है हम। दूसरा है डज इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट द मिल्क, ये भी गारंटी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो, मान लो कि इंडिया सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है 100 लीटर, ठीक है, और मान लो इंडिया के को चाहिए, यहाँ के लोग ज़्यादा दूध प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा पनीर खा रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा दूध चाहिए, 110 लीटर दूध चाहिए, तो 10 लीटर तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये गारंटी कहाँ है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, ये कहीं 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 नहीं है। क्या हो जाएगा, कंक्लूजन कोई सही नहीं है, डी, खत्म। सवाल देखो, आपके पास सोल्यूशन। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा टाइम अपने पास शायद बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है क्या। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब क्या बोला कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यूज बतानी है आपको, ठीक है, और एम और एन जो है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, एम और एन नेचुरल नंबर है, मतलब एक से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर है। ये स्टेटमेंट वन आपको बोलता है कि m प्लस एन ये बड़ा है m इंटू एन से, पहला इंफॉर्मेशन है, और साथ में कहता है कि m बड़ा है n से, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करता है कि m इंटू एन बराबर 24 है। अब ये इंफॉर्मेशन दो स्टेटमेंट दी हुई है आपसे, अब क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बताना है कि इन दोनों में से ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब ये चारों ऑप्शन से देख के समझना है क्या पूछता है, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब क्वेश्चन क्या है, एम और एन की वैल्यू निकालो, तो ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से किसी एक स्टेटमेंट को मैं यूज कर लूं तो उससे मैं आंसर बता सकता हूं, पर दूसरे वाले से आंसर नहीं बता सकता। अगर हो सकता है कि मैं वन से आंसर बता पाऊंगा पर दो से आंसर नहीं बता पाऊंगा, ऐसा संभव है क्या। आप देखो एम एन टू एन, मान लो इसी स्टेटमेंट को मैं पहले लेता हूं, अगर इसके थ्रू मैं आंसर बता पाऊंगा क्या, एम इन टू एन सिर्फ अकेले ये स्टेटमेंट मेरे पास हो, नहीं बता पाऊंगा ना, कैसे बता पाऊंगा आप बताओ। एम इंटू एन 24 है, तो इससे मैं क्या बता पाऊंगा, हो सकता है कि 6 गुणे 4 हो, एम की वैल्यू 6 एन की वैल्यू 4, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे, एम की वैल्यू 8 एन की वैल्यू 3, कुछ भी हो सकता है, आई कांट टेल। तो ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा क्या कहता है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब एक ही स्टेटमेंट, चाहे कोई भी एक स्टेटमेंट लूंगा उससे मैं आंसर बता पाऊंगा, नहीं बात है, इससे तो मैं नहीं बता पाया। अब इस तो डायरेक्टली मैं इससे नहीं बता पाया तो बात खत्म, मैं इससे भी चेक कर लेता हूँ, इससे भी नहीं बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि m प्लस एन ग्रेटर देन m इंटू एन। अब ये भाई इससे मैं
इंफॉर्मेशन कैसे बता पाऊंगा? ठीक है, अब देखता हूं मैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। m प्लस एन इंटू इज ग्रेटर देन एम एन, आपको इतना कुछ दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है m ग्रेटर देन n। इसमें तो आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं है पहले स्टेटमेंट में। पहले स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट है, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई नंबर तो दिया ही नहीं ना आपको। तो आप कैसे m और n बता सकते हो सिर्फ इतने से कि m प्लस एन ग्रेटर देन एम एन और m मोर देन n? आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। आपको कोई नंबर तो दिया रहना चाहिए, उनका उनका मल्टीप्लिकेशन इतना है, उनका एडिशन इतना है, उनका सब्सट्रैक्शन इतना है, कुछ तो दिया ही नहीं है। तो अब इसलिए इससे भी नहीं बता सकता मैं। तो ना ही अकेले इससे बता सकता हूँ, ना ही अकेले इससे बता सकता हूँ। तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब तो इसी दोनों में से कोई होगा कि दोनों स्टेटमेंट को यूज करके बता सकता हूँ या दोनों यूज करके नहीं बता सकता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ। तो मैं अब ये चीज लेता हूँ मैं कि m इंटू एन 24 है। ठीक है, अब देखता हूँ कि जब m इंटू एन 24 कैसे आएगा और m और n नेचुरल नंबर हो जिसमें m बड़ा है n से। ठीक है, 24 के लिए मैं देखता हूँ, 24 गुणे 1। ठीक है, m की वैल्यू 24, वन n की वैल्यू 1, 12 गुणे 2, m और n। ठीक है, 8 गुणे 3, 6 गुणे 4। अब इससे छोटा जाऊंगा तो क्या होगा, 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 तो नहीं काउंट होगा क्योंकि m बड़ा होना चाहिए n से। ये अगर m मानता हूं मैं, ये अगर सारे नंबर्स m हैं और ये सारे नंबर्स n हैं, ये m था आपका, ये n है, तो इससे छोटा जाऊंगा, 4 गुणे 6 आएगा, 4 6 24। पर वो छोटा हो गया ना m, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब इसी चारों में से कुछ होगा m इंटू एन की बात करूं मैं तो। ठीक है, अब एक और चीज हुई है कि m प्लस एन की वैल्यू मैं मानता हूं ज्यादा है m इंटू एन से। तो आप देखो, 12 प्लस 2 14, 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 4 10। ये तो तीनों होंगे ही नहीं क्योंकि इन तीनों का सम छोटा है। बस 24 प्लस 1 25, तो मुझे मिल गया ना, 24 प्लस 1 25, मतलब m प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एन। ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गया। और m इंटू एन तो है ही है, 24 गुणे 1 24। तो दोनों को यूज करके मैं आंसर बता सकता हूँ m और n की वैल्यू, पर एक से, सिर्फ एक से काम मेरा नहीं बन पाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 डी पे। क्वेश्चन नंबर डी भी अच्छा वही वाला है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 59 से। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आ, एक स्टेटमेंट से सोल्यूशन बता सकते हो आप, या दोनों सही होगा आपको बताने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो क्या पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन है, कितना टाइम चाहिए मुझे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना है, कितना टाइम चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि सॉफ्टवेयर की साइज जो है वो 24 मेगाबाइट, मतलब 24 एमबी का सॉफ्टवेयर है। अब आप बताओ, आपको मैं बोल दूंगा कि सॉफ्टवेयर का साइज 1 जीबी है या 24 एमबी है, आप इससे बता पाओगे क्या मुझे कि कितना टाइम लगेगा? नहीं बता पाओगे ना। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है, किस स्पीड से आप डाउनलोड कर रहे हो, तभी तो आप टाइम बता पाओगे ना। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर, किस स्पीड से सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, उससे डिवाइड कर दो, आपको टाइम निकल जाएगा। पर ये स्टेटमेंट तो अकेले इनफ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोला कि आपको स्टेटमेंट 2 में क्या स्पीड दे दिया कि अच्छा 2.4 किलो बाइट, मतलब 2.4 के बी डाउनलोड हो रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना डाउनलोड हो रहा है। अब सिर्फ अकेले इसी स्टेटमेंट से आप आंसर बता पाओगे क्या? आपको अगर ये पता ना हो कि कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, आपको स्पीड पता हो, तो आप बता पाओगे क्या कि डाउनलोड हो पाएगा? नहीं बता पाओगे, आपको दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। नहीं भाई, मुझे किसी अकेले से तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है। अब दोनों को मिला के मैं आंसर कर पाऊंगा तो मेरा सी सही होगा, अगर दोनों को मिला के नहीं कर पाऊंगा तो डी सही होगा। तो दोनों को मिला के मैं आंसर सही से कर पाऊंगा, क्योंकि देखो पहले स्टेटमेंट से मुझे मिल गया साइज और दूसरे स्टेटमेंट से मिल गया मुझे स्पीड। स्पीड बाई साइज कर दूंगा, मुझे टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक है, खत्म।
तो ये आपका कुछ आ जाएगा, कुछ 500 सेकंड के आसपास का कुछ भी आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट यूज करता हूँ तो मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ। तो क्या होगा सही आंसर? सी। खत्म। ठीक है। अब आप देखो, मैं हमने इतना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ? आप बताओ। कोई नहीं ना, सब कुछ सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट जो हम फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं, हम कुछ नया यूज करने गए हैं। जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन वो हमारे लिए इनफ है ना, उसी की बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और यही चीज़ तो हमने आपसे प्रॉमिस करी थी कि एंड तक 3-4 पेपर एनालिसिस करते करते हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां से हम पेपर को खुद कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे। आपको खुद ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। पर ये एनालिसिस आपको धीरे धीरे पकड़नी पड़ेगी खुद से, कि अच्छा ये टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो ऐसे हो रहा है, मैप का क्वेश्चन है, जैसे ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, आप तो ये समझ गए ना डायरेक्शन वाला कितना इजी होता है। पर आपको बस अगर ये याद है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस नॉर्थ साउथ ये याद है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद है, पता है, जो पता होगी आपको प्रीलिम्स के टाइम, आप इतना ज्योग्राफी कर रहे हो तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो फिर आपको फॉलो करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, चल लो वो मैप ड्रॉ कर लो और फिर वो अपना डायरेक्शन फिट कर दो उसको अपने हिसाब से, घुमा घुमा दो उसको जैसा बोला उसने। बस खत्म है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन में क्या है, ये सब क्वेश्चन में आपको फास्टेस्ट वे में करना है, सिर्फ कम से कम टाइम में। कैसे करोगे आप? ऑप्शंस में देख लो कि ए की वैल्यू सबसे छोटी चाहिए, 3 4 5, प्रोग्रेस करके देख लो, 3 में तो नहीं है, 4 में तो नहीं है, 5 में मिल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं 32 to the power 5 प्लस 2 power 27, ये सब क्वेश्चन ऐसे रैंडम नहीं है ना, ये सब क्वेश्चन में कोई रीजन है ऐसे देने का। तो आप क्या करो, कुछ लेके कॉमन ले लो, कुछ कर दे रहे हो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया, कुछ करना ही नहीं था आपको, 2 के पावर में रेज करके कॉमन लेना था। ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे हम धीरे धीरे पूरा पेपर करेंगे, नॉट जस्ट फॉर 2024, वी विल ट्राई टू कंप्लीट फॉर 2023 2022, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 years। ठीक है, ताकि आपको सिलेबस का आइडिया लग जाए, आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं भाई मुझे कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है उससे मैं सोल्यूशन कर लूंगा। ठीक है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बस ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब हम रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। बाय बाय, गुड नाइट।